2007 में मैं क्लास 11th में थी और जिस स्कूल में मैं थी और जिस बोर्ड से मैंने अपना स्कूलिंग किया है उस टाइम पर हमारा बोर्ड सेमेस्टर सिस्टम होता था, यानी कि क्लास 11th और 12th में आपको सेमेस्टर डिवाइडेड होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर तो सेकंड सेमेस्टर ऐसा करके। और क्लास 11 में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है और मैं हिंदी में पास हूँ, इंग्लिश में पास हूँ, फिज़िक्स में पास हूँ और मैथ्स में भी पास हूँ, बट मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हूँ। और फेल का भी ना एक लेवल होता है कि आप किस लेवल पे फेल हो रहे हैं, मतलब 2-4 नंबर से फेल हो रहे हैं कि 3-4 या 10-12। और मेरे 70 में से नंबर आते हैं 13, ठीक है। और आप मान सकते हैं कि कितने बुरे लेवल से मैं फ़ेल हुई होंगी। और क्लास में शायद मैं उन 2-3 बच्चों में से थी जो केमिस्ट्री में फ़ेल थे और मेरे उनमें लोएस्ट नंबर थे, मतलब उन फील्ड में भी मेरा लोएस्ट नंबर आया था। और मैं हैरान हूँ रिपोर्ट कार्ड देख कर कि मेरे 13 नंबर आए कैसे हैं। मेरे को 13 नंबर ज़्यादा लग रहे हैं। तो रिज़ल्ट देखकर मुझे ऐसा कुछ दुख नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हो गई, मतलब उस टाइम नहीं हुआ, पर बाद में जब लगा कि अरे यार ये तो गलत हो गया मामला, फ़ेल होने का मतलब क्या होता है और यार ये तो बहुत बेकार बात हो गई, तो उस टाइम पे फिर रियलाइजेशन हिट करी और लगा कि यार ये तो गलत हो गया है। फिर मैंने स्कूल वाले मेरे अच्छे, कह सकती हूँ मैं कि काफ़ी अच्छे थे, टीचर्स ने और काफ़ी प्रिंसिपल ने भी मुझे सपोर्ट किया और बोला कि ठीक है कि अगर आप सेकंड सेमेस्टर में अच्छा कर लेते हैं तो हम ओवरऑल आपको 12th में प्रमोट कर देंगे, वरना आपको 11th में केमिस्ट्री की जगह हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, मतलब आपका स्ट्रीम चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा हिस्ट्री में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, हिस्ट्री इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, बट वैसे अपनी मर्ज़ी से हिस्ट्री लेती तो बात अलग थी, अब ऐसे किसी वजह से लेनी पड़ रही है तो उसका कुछ अलग बात पड़ती है, क्योंकि मैं जेन्युइनली साइंस ही पढ़ना चाहती थी। और आप हैरान होंगे जानकर कि मैं 10वीं तक एक अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब अच्छी से मतलब मैं टॉपर नहीं कह रही हूँ खुद को कि मैं टॉपर थी, बट आई वॉज प्रिटी गुड स्टूडेंट, मतलब मैं अबव एवरेज लेवल की आप मुझे कह सकते हैं कि अबव एवरेज थी, मतलब ऐसा टॉप रैंक नहीं आता होगा तो डिसेंट स्कोर तो आता ही था। मतलब जस्ट परसेंटेज आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लगेगा, तो मेरे शायद 84-85% आए होंगे 10वीं में, विच इज़ आई थिंक अ गुड स्कोर। उस टाइम पे तो गुड ही था, मुझे तो गुड ही लगता था। और 10वीं तक इतना अच्छा पढ़ने के बाद साइंस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, रिएक्शंस हो या कुछ भी मुझे तब पसंद था। और 11वीं में आके फेल होना बड़ा शॉक्ड था मेरे घर वालों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए कि यार ये हुआ क्या इस लड़की को अचानक, मतलब क्या ही हो गया है कि बिगड़ गई है क्या, या पर लग गए हैं या हवा लग गई है, जो भी बोलते हैं उसको, पर ऐसा कुछ था नहीं। आई वॉज ऑलवेज अ नर्ड। और अब मैं आपको इसके पीछे की अगर कहानी बताऊं कि 10वीं के बाद 11वीं में ऐसा हुआ क्यों, तो द थिंग इज़ कि मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपना हिंदी में ही स्कूलिंग की है, मतलब मैंने 10वीं तक सिर्फ हिंदी पढ़ा है, हिंदी में सब पढ़ा है, हिंदी नहीं पढ़ा है, हिंदी में सब पढ़ा है, मतलब मेरा हिंदी मीडियम था तो मैंने अपना साइंस और मैथ हिंदी में ही पढ़ा है। और आप ये मान सकते हैं कि हिंदी में साइंस पढ़ा है। और जब मैं 11th-12th में जाती हूँ तो 11th-12th में मेरा मीडियम चेंज हो गया है, अब मेरे को इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ना पड़ रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं क्लास मतलब 11th का फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेरा केमिस्ट्री पेपर मेरे हाथ में था और मैं उसको चेक कर रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था जो मुझे आज भी याद आता है कि हाउ मैनी एटम्स विल बी इन इतना मॉलिक्यूल्स। और मैं उस क्वेश्चन पेपर को देख के ये सोच रही हूँ कि ये एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क क्या है। ये तब की बात है जब मैं 11th में 6 महीने हो चुके हैं मेरे को पढ़े हुए, 6 महीने के बाद कहा है, ये सितंबर की बात है, यानी कि अप्रैल में आपकी एडमिशन हो जाती है, कि मैं ये सोचूं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि एटम और मॉलिक्यूल में से बड़ा कौन है, कि चलो तुक्का मार के कर लूँगी। और जो मेरे 13 नंबर आते हैं वो भी MCQ सही हो गया, क्योंकि MCQ था उस टाइम पे, MCQ पैटर्न था, उसकी वजह से मेरे 13 नंबर आ जाते हैं और मैं ठीक है जैसे तैसे मेरा तुक्का लग जाता है। और हाल इतना बुरा था कि मैं क्लास में जब टीचर मुझे कुछ समझा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ तो मैं वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या एटम है, क्या मॉलिक्यूल है, क्या रिएक्शन है, क्या 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 चल क्या रहा है, मतलब बिल्कुल अलग ही चल रहा है मेरे दिमाग में कि भाई क्या हो रहा है, मतलब घूम रही है दुनिया मेरे लिए। और मैंने कोशिश की कि कोचिंग लूँ, मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि चलो इसको कोचिंग दिला देते हैं या इसको किसी उस पर एनरोल कर देते हैं क्लासेस में, बट प्रॉब्लम ये आती है कि मैं हर क्लास में 2 दिन के बाद चली जाती हूँ, मैं वहाँ नहीं टिक पाती हूँ, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम वही आ रहा है कि मेरे को
प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, टीचर अपने लेवल पे बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बट क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन ही समझ नहीं आ रही है, मेरे को उनका टर्म ही समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को आगे क्या समझ आएगा कि किस एटम का क्या से क्या हो गया है। और जब मैं 11th में फेल हुई, इसे फेल ही माना जाता है क्योंकि सेमेस्टर आपका एक प्रॉपर एग्जाम होता है, मतलब ये हाफ ईयरली की तरह नहीं होता, हाफ ईयर से अलग होता है। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होती हूँ और मुझे एक लास्ट चांस दिया गया कि या तो तुम सेकेंड सेमेस्टर में पास होके दिखा दो या फिर तुमको रिपीट करना पड़ेगा। वो भी बहुत मिन्नतें करने के बाद एक तरीके से उन्होंने मुझे बहुत दया खा के मुझ पर चांस मुझे दिया होगा, और या कंसीडर किया होगा कि 10th में इसके अच्छे नंबर थे तो हो सकता है कि ये अच्छा कर ले, इसे अक्ल आ जाए। और मैंने काफ़ी सोचा फेल होने के बाद कि दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत तो मुझे समझ आ गई थी कि मेरे हिंदी इंग्लिश के उसमें गैप है। अब एक मन तो किया कि अभी बोल दूं कि मैं 11th में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कम हिंदी इंग्लिश का गैप आ रहा है, तो आप मुझे अभी से ही दूसरे स्ट्रीम में ऐड कर डाल दो, कोई बात नहीं। बट फिर मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, एक चांस तो बनता है, क्योंकि जो पास हो रहे हैं वो कैसे पास हो रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं वो क्या खा रहे हैं जो वो टॉप कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक तरकीब निकाली, तो मैं मार्केट गई और मैंने वहाँ से एक डिक्शनरी ली, जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी होती है। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के मतलब तो पता नहीं शायद ना होते हों, बस सिंपल टर्म्स के मतलब होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, अभिक्रिया, रिएक्शंस, ये सब होता है, ठीक है। और मैंने अपनी एनसीईआरटी की बुक ली और वो डिक्शनरी ली और उसमें बेसिक टर्म्स को अंडरलाइन करना स्टार्ट किया। तो मतलब मान लीजिए कहीं मुझे वर्ड दिख रहा है रिएक्शन, तो रिएक्शन को मैंने उसको पेंसिल से अंडरलाइन किया अपनी एनसीईआरटी में ही, और उसके ऊपर लिख दिया अभिक्रिया, ठीक है। या मैंने कहीं पे वर्ड देखा मॉलिक्यूल, तो मैंने वहाँ पे वर्ड लिख दिया अणु, ठीक है, या एटम के लिए परमाणु, ऐसा कुछ लिख दिया। और मैंने ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को डिक्शनरी में ही कन्वर्ट कर दिया। मैंने हर लाइन का इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन कर दिया और फिर उसको हिंदी में समझने की कोशिश करी, क्योंकि हिंदी में मेरे को साइंस आती थी, प्रॉब्लम मेरे को वर्ड्स की आ रही थी। और दिक्कत तो बहुत आई, बहुत ज़्यादा टाइम तो ट्रांसलेशन में ही चला जाता था और समझने में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बहुत दिमाग ख़राब करना पड़ा। बट मैंने ठान लिया था कि अब तो करना ही है, क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर मेरे लिए मेरा रुकने का कारण तो नहीं बन सकता। लैंग्वेज बैरियर इतनी बड़ी बात तो नहीं होती। तो मेरे अंदर ये था कि भाई करना है तो करना है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता और मुझे अपनी पूरी जान लगा देनी, अपना पूरा एफर्ट लगा देना। मैं नहीं तो कौन बे वाली बात हो जाती है ना, मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला एंथुसिज्म मेरे अंदर आ गया था। और उस टाइम पे तो बहुत मेहनत करी और धीरे धीरे करके मुझे चीज़ समझ आने लगी, तो मुझे डिक्शनरी की ज़रूरत कम पड़ने लगी क्योंकि मैंने चीज़ समझ लिया। आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे पहले ये बड़ी दिक्कत आती थी जब मैंने हिंदी से इंग्लिश में हिंदी में किया था, ट्रांसलेशन वाला काम किया था, कि अणु और परमाणु में कौन बड़ा है, मतलब सॉरी नॉट अणु परमाणु, सॉरी आपको तो अणु परमाणु पता ही नहीं होगा, एटम और मॉलिक्यूल्स में कौन बड़ा है, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में कौन बड़ा है। तो एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु और मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। तो मुझे अणु परमाणु तो समझ आते हैं, पर मुझे एटम मॉलिक्यूल नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने एक तुक्का लगाया कि एटम परमाणु एक बड़ा वर्ड है, तो उसका छोटा ट्रांसलेशन होना है, यानी कि उसको एटम बोलना है, और अणु एक छोटा वर्ड है पर उसका बड़ा ट्रांसलेशन होना है, यानी कि उसको मॉलिक्यूल बोलना है। तो छोटे का बड़ा, बड़ा का छोटा। अगर आपने हिंदी कभी पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो मैंने ऐसे तुक्के लगा के जुगाड़ लगा के अपना थोड़ा सा इंग्लिश में सुधारा, मतलब साइंस का जो लॉन्ग लैंग्वेज होता है वो भी सुधारा। और लास्ट में जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है क्लास 11th का, तो मैं पास हूँ। और पास होने के ना लेवल होते हैं, मैं किस लेवल से पास हूँ, मुझे एग्जैक्ट 1-2 नंबर का शायद मैं ऊपर नीचे बोल सकती हूँ। मेरे 100 में से 82 नंबर आते हैं, 100 में से 82 नंबर आते हैं, मतलब मेरा पास होने का लेवल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस टाइम पे मैं कितनी खुश हूँ कि चलो ठीक है 12th में चली गई हूँ। और वो जो प्राउड मोमेंट था ना मेरे लिए आज भी वही उतना ही सुख देता है और उतनी खुशी देता है जो उस टाइम पे मेरे को रिपोर्ट कार्ड देख के मिलता था। इनफैक्ट मैंने वो रिपोर्ट कार्ड संभाल के भी रखा था, कुछ टाइम पहले मेरे घर वालों ने कबाड़ी वाले को दे दिया, वरना मैं आपको पक्का दिखाती। और बट द थिंग इज़, अच्छा अब मैं स्टोरी आपको क्यों बता रही हूँ, ये कहानी से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए आपके पास ना दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी दिक्कत और आपकी दिक्कत सेम हो। अब मेरा स्ट्रगल अलग टाइप का था, आपका स्ट्रगल अलग टाइप का था, आपको कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। बट मैं एक चीज़ के लिए श्योर हूँ कि हर प्रॉब्लम का
कोई तोड़ ज़रूर होता है। हर कोई भी दिक्कत जो आपको आ रही है ना, उसका एक तोड़ बना हुआ है, वो पहले से डायरेक्टेड डिसाइडेड है। वो तोड़ आपको खुद ढूंढना है, वो आपके लिए कोई नहीं ढूंढेगा। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स में, बट वो सोल्यूशन आपको खुद ढूंढ के निकाल के लेकर आना है। तो अगर आप क्लास 11th में हैं या आप क्लास 12th में हैं और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है वरना तो मैं टॉप कर लेता, मेरे पास तो ये नहीं है वरना तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, भाई है ना प्रॉब्लम, समझ आ गया तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, बट भाई उसका सोल्यूशन है। प्रॉब्लम बिना सोल्यूशन के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैंने जो अपने देखा है अभी तक, एक्सपीरियंस किया है ना, तो प्लीज़ ध्यान रखो कि वो सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। तो अगर आप क्लास 11th 12th में हैं या किसी जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला, भैया ये रोना धोना बंद करो और अपने काम पे लगो। आपको फल की चिंता भी नहीं करनी कि क्या रिजल्ट आएगा, बस दिल में ये होना है कि मैंने यहाँ पे 100% दिया है, अपना 100% दिया है, क्योंकि आपको पहले अपने दिल को जीतना है ना। तो अगर आपको खुद को पता है कि आपने 100% दिया है तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। पहले तो जो जंग होती है ना वो दिल से जीती जाती है, दुनिया से तो बाद में जीती जाती है। तो इस बात को नहीं भूलना, ठीक है। और बहुत मदद करने वाले लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है, अच्छे हैं तो बुरे हैं, बुरे हैं तो अच्छे हैं, दोनों टाइप के लोग हैं। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको नहीं रुकना है। एक छोटी सी चीज़ आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकती। और मैं थैंक गॉड करती हूँ कि मैं फेल हूँ उस टाइम पे, मैं 11वीं में फेल हुई, इस चीज़ के लिए मैं थैंक गॉड करती हूँ हमेशा। क्योंकि जो उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी है ना, और उसके बाद जो मैंने केमिस्ट्री को समझ स्टार्ट किया और मुझे समझ आया कि केमिस्ट्री कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ये तो कितना प्यारा है। और वहाँ से फिर मेरे को केमिस्ट्री का जो इंटरेस्ट बना है, आई थिंक उसी की वजह से आज मैं केमिस्ट्री एजुकेटर हूँ, केमिस्ट्री टीचर हूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग आई थिंक। और इसलिए मैं तो थैंक गॉड करती हूँ कि मैं फेल हुई हूँ।